मेरा नाम ताहिर हबीब है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किताब कहानी। आज मैं इस प्रोग्राम में आपके लिए एक ऐसी किताब का तारुफ पेश करूंगा जो अब से 16-17 साल कबल छपी थी और बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वो किताब छपी थी तो उसमें क्या कुछ था। ये किताब थी हमारे मुल्क के नामवर सहाफ़ी जनाब फरहाद ज़ैदी के कालमों का मजमुआ, जो उन्होंने 2004 और 2005 के दरमियान लिखे। ये दौर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुक्मरानी का। उस दौर के सियासी हालात क्या थे, उस ज़माने की माशरत क्या थी, उसके बारे में इस किताब में आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अगरचे ये तो कालम है, लेकिन इन कालमों में हमारे अहद की वो तस्वीर नज़र आती है जो हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है। आइए मैं आपको इस किताब के बारे में कुछ बुनियादी हक़ाइक़ से आगाह करता हूँ। ये किताब कराची से शाये हुई थी और इसके लिखने वाले जनाब फरहाद ज़ैदी मुल्क के माया नाज सहाफ़ी थे। न सिर्फ सहाफ़ी थे बल्कि वो कुछ अरसे तक पाकिस्तान टेलीविज़न के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। 1977 के आम इंतखाबात के मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के चीदा बड़े सियासतदानों के इंटरव्यू किए थे जो बहुत मशहूर हुए और उनके अंदाज़ तकल्लुम को और उनकी मालूमात को और उनके बयान को लोगों ने बहुत सराहा था। फरहाद ज़ैदी साहब एक नाबग़ैर रोज़गार शख्सियत थे। उनके कालम में भी उनकी शख्सियत का यही अक्स नज़र आता है। ये कालम क्या है? ये कालम दरअसल उस दौर की माशरती हालात और तहज़ीबी माहौल का एक हिस्सा है जिसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। ये किताब दरअसल कई अब्वाब में तकसीम की गई है और उसके बारे में ख़ुद उन्होंने क्या लिखा है, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। इस किताब का नाम है रेत पे लिखा। रेत पे लिखा से मुराद उनकी ये है कि उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, वो मुस्तकिल नौइयत का साबित नहीं हुआ और लोगों ने उससे किसी किस्म का कोई तहरीक हासिल नहीं की। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं सहरा में अजान दे रहा हूँ। ये किताब दिसंबर 2000 में कराची से शाये हुई थी। 1000 की तादाद में कीमत इसकी 250 रुपये थी और ये किताब जो थी कई अब्वाब पर मुश्तमिल थी, जिसमें बलूचिस्तान, तस्वीर का तीसरा रुख, कौमी मामलात, दूर देश की बातें और अपनी कुछ और बातें शामिल थीं। फरहाद ज़ैदी साहब ने अपनी इस किताब के बारे में लिखा है कि हालत आज़रा पर लिखने वाले ज़बान व बयान और अपने सलूक से दूसरों को ख़ुद को दूसरों से मुख्तलिफ तस्लीम करवा लेते हैं। इसी तरह उन्होंने आगे चल के ये लिखा है कि ये मज़ामीन जैसा कि आप देखेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी मसाइल से भी मुताल्लिक़ हैं और इनका रिश्ता हमारी सियासी, तहज़ीबी और माशरती रवायात से भी जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि कुछ वक्त गुज़रने के सबब ये ज़्यादा रेलिवेंट ना हो, लेकिन इस एतबार से उन्हें नाकारा नहीं कहा जा सकता कि वतन अज़ीज़ में माओ साल गुज़रने के बावजूद हालात हाज़रा जू के तू रहते हैं। हर कालम के साथ इसकी अशात की तारीख़ भी दर्ज की गई है ताकि कारी को पता चल सके ये किस दौर में ये कालम तहरीर किए गए थे। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर इनमें से चंद कालम भी सोचने समझने वालों के लिए फ़िक्र को बेदार करने का सबब बन सकते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी कोशिश अरकारत नहीं गई। ये 5 अब्वाब पर मुश्तमिल किताब है जो हमारे सियासी हालात के ऊपर से भी पर्दा हटाती है और उसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी मसाइल को भी उजागर करती है। मिसाल के तौर पर इन्होंने PTV के बारे में लिखा है कि अगर PTV को मौजूदा अंदाज में चलाया जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इसकी हालत भी नेशनल ट्रस्ट जैसी हो जाएगी, जिसकी खबर पे बैठे कुछ मजावर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे होंगे। और उन्होंने इसके बारे में एक बड़ा अच्छा जुमला ये कहा, क्या PTV खाद फैक्ट्री है। इसी तरह एक दूसरे कालम में वो लिखते हैं खौफ खुदा और दहशत गर्दों का डर, और उसमें उन्होंने लिखा है ख़ुदकश बम धमाकों में हलाक और गिरफ़्तार होने वालों के तालीमी कवायद से पता चल सकता है कि उनके तक़रीबी जहन की तश्कील में किन उस्तादों या इदारों ने हिस्सा लिया था। इसी तरह वो एक एक्ट के बारे में लिखते हैं जो उस ज़माने में सूबा पख्तून खैबर ख्वाह के हुकूमत ने पास किया था और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ तरामीम भी की गई थी।
یہ بھی ایک معرکے کا مضمون ہے اور تاریخی نوعیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو بلوچستان میں سرداروں کی یونین کے حوالے سے انہوں نے ایک آرٹیکل ایک مضمون لکھا ہے اور انہوں نے اس بارے میں ایک بڑی حقیقت پسندانہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1976 میں سرداری نظام کے خاتمے کا قانون اسمبلی سے منظور کرایا تھا۔ اس گستاخی پر بھٹو کو معاف نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں تو انہوں نے بلوچستان کے حالات کے اوپر یہ کہا کہ یہ وہ کام ہے جو ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ اس صوبے میں ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے مسائل کو ہمیں سرسری طور پر نہیں لینا چاہیے۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ بلوچستان ایک سلگتا ہوا صوبہ ہے جس کے مسائل پاکستان کے دوسرے صوبوں سے قطعی مختلف ہیں۔ یہاں کی 40-45 لاکھ آبادی کس حالات میں کس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے یہ آپ سب پر عیاں ہے۔ اب قومی معاملات پر آتے ہوئے ہیں تو ان میں انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہم میں نہ کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے کس حوالے سے کہا تھا؟ اس حوالے سے کہا تھا جب ہم نے فون کال کے اوپر پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی یکسر چینج کر دی تو اس کالم کا ان کا عنوان تھا ہم میں نہ کرنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ فراز زیدی صاحب ایک کوہنہ مخش اور انتہائی جہاں دیدہ صحافی تھے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ آج پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے وردی کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وردی کے بخار کا کمال یہ ہے کہ اگر اس نے کچھ نئے مسائل کو جنم دیا ہے تو دوسری طرف کئی بڑے اور اہم مسائل کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اس اعتبار سے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ کتاب اگرچہ پرانی ہے لیکن یہ تاریخی نوعیت کی ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھے بغیر آپ پاکستان کے اس دور کے حالات کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ 2004 اور 2005 کے واقعات کا احاطہ کرتی ہے اور اس دور میں کیا کچھ ہوتا رہا، سیاسی طور پہ کیا اکھاڑ پچھاڑ ہوئی، سماجی طور پر کیا تبدیلیاں آئیں ملک کے اندر، ہم نے کس طرح اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دی اور کس طرح ہم نے اپنے معاملات کو بہتر بنایا یا ہم نے اس کو بگاڑا۔ یہ کتاب ان سب مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ آئندہ اسی کتاب کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ اور باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر دست اتنا ہی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے حاضر ہوں گا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیو مل سکیں۔ اس کے ساتھ ہی طاہر حبیب کو پروگرام کتاب کہانی سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔